आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं वैद्युत धारिता के आंकिक प्रश्न के बारे में, जो कि संधारित्रों के समांतर तथा श्रेणी क्रम संयोजन पर आधारित है, यानी पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। यहां हम बात करें तो ए और बी के बीच में तुल्य धारिता यानी टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होता है, इसके बारे में हमको बात करना है। ऐसे हमने कुल 6 क्वेश्चन ले रखा है। 6 क्वेश्चन में शुरुआती क्वेश्चन बिल्कुल इजी होंगे और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो सभी के सभी हार्ड होते चले जाएंगे। तो सबसे पहले तो हमारे पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि संधारित्र को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उसको कैसे हम पहचानेंगे। देखिए यहाँ पर पहला संधारित्र जुड़ा, फिर इसी तरीके से दूसरा संधारित्र और ऐसे ही तीसरा संधारित्र जुड़ गया, यानी एक ही चालक तार में अगर कई सारे संधारित्र जुड़े हुए हैं तो उन सभी को हम कह सकते हैं कि वो किस क्रम में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है, यानी यहाँ पर ये श्रेणी क्रम में है। अगर इनकी धारिताएं C1, C2 और C3 है और इनका तुल्य धारिता इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वैल्यू कितना हो, C हो, तो 1/C = 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 हुआ करता है। तो इसको हमको क्या करना है, इस फॉर्मूले को रिमेंबर रखना है, तभी हम यहाँ के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। और अगर दो ही संधारित्र तो जुड़े हुए हों तो इस केस में आपके पास 1/C1 प्लस 1/C2 हो जाएगा और यहाँ C = C1 C2/C1 प्लस C2 ये फॉर्मूला हुआ करता है। इसको भी हम यहाँ क्या करेंगे, यूज कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट है क्या, इसमें समांतर क्रम संयोजन पर बेस्ड फॉर्मूला क्या होगा। अगर समांतर क्रम में है तो इस तरीके से वो डायग्राम होगा, देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे करके वो मिलेंगे संधारित्र। देख सकते हैं इन सभी संधारित्रों का जो पहला प्लेट है वो एक साथ जुड़ा हुआ है, ये पहला प्लेट, ये भी पहला प्लेट, यानी इन सभी संधारित्रों का अगर फर्स्ट प्लेट एक साथ आपस में जुड़े हुए हैं, दूसरा प्लेट एक साथ जुड़े हुए हैं, इस क्रम को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर समांतर क्रम कहते हैं। C1, C2 और C3 और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वैल्यू कितना होगा, C हो, तो C = C1 प्लस C2 प्लस C3 की बात कर लेते हैं। इस तरीके से हमारे पास श्रेणी और समांतर क्रम दोनों प्रकार के संयोजन के लिए फॉर्मूला क्या होगा, पता होना चाहिए। अब बात करते हैं पहले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की। यहाँ देख सकते हैं 2 माइक्रोफैरड और यहाँ 5 माइक्रोफैरड और इसी तरीके से एक और वहाँ पे है लगा हुआ जिसकी धारिता कितनी है, देख सकते हैं 6 माइक्रोफैरड। यहाँ पे कितना माइक्रोफैरड है, 6 माइक्रोफैरड का ये संधारित्र लगा हुआ है। तो इस तरीके से हमको इसका बताना है कि ए और बी के बीच में टोटल इक्विवेलेंट धारिता क्या होगा। तो चलिए अगर हम बात करें इन दोनों का, तो ये दोनों किस क्रम में लगे हुए हैं, देख सकते हैं किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। और श्रेणी क्रम के लिए अगर आप डायग्राम इनको बना के देखें एक बार हम इस तरीके, यानी जब दोनों जुड़ जाएंगे तो एक प्रकार के संधारित्र में बदल जाते हैं। तो चलिए एक बार हम एक बढ़िया से इसको फिगर को बना करके ही बताते हैं कैसे कैसे इसको हमने ऐड किया होगा। तो चलिए आगे यहाँ पे क्या कर दिया हमने, 6 माइक्रोफैरड को भी रिप्रेजेंट कर दिया, ये हो गया 6 माइक्रोफैरड और यहाँ का 5 माइक्रोफैरड और यहाँ 2 और 2 माइक्रोफैरड किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। इन दोनों को अगर हमने नाम लिख दिया, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 और ये क्या है, C4 है। तो C1 तथा C2 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में होने की वजह से यहाँ का अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वैल्यू कितना हो, C' हो, तो 1/C1 प्लस 1/C2 की बात करेंगे तो 1/C1 मतलब 1/2 प्लस 1/2 = क्या, 2/2 = 1 हो जाएगा 1/C' और C' लिखेंगे तो सॉरी यहाँ पे क्या होगा, 1 माइक्रोफैरड, यानी यहाँ जो निकल के आया 1 माइक्रोफैरड निकल के आता है। यानी इस फिगर को हमने इस फिगर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब इस फिगर को ध्यान से देखें तो ये दोनों देखिए, पहला प्लेट आपस में आके जुड़ा, दूसरा प्लेट भी आपस में आके जुड़ा हुआ है, यानी ये दोनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में है, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। लेकिन ये जो है ना वो थोड़ा सा अलग है। इसको क्या करेंगे, अब हम अलग तरीके से डायग्राम बना करके आपको बताते हैं। देख सकते हैं ये आपका पहला संधारित्र, ये आपका दूसरा संधारित्र। अब हम क्या करते हैं, इस वायर को यहाँ से, इस वायर को पकड़ के ऐसे सीधा कर दे रहे हैं, इसको भी ऐसे सीधा कर देते हैं। सीधा कर देने के बाद से ये देखिए ये आपका ए हो गया और ये यहीं से क्या हो जाता है, 6 माइक्रोफैरड वाला थोड़ा सा अलग हो जाता है और ये बी पॉइंट हो जाता है, 6 माइक्रोफैरड।
और ये आपका कितना 1 माइक्रोफैरड और ये कितना 5 माइक्रोफैरड। अब आपका यही डायग्राम थोड़ा अलग तरीके से हो जाता है, लेकिन ये क्लियर दिखने लगा कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। इन दोनों को जोड़ लेने के बाद इसके साथ वो किस क्रम में आएगा, श्रेणी क्रम में आएगा। तो चलिए श्रेणी क्रम में इनको भी हम पहले तो इनको पैरेलल के फॉर्म में है, तो इसको हम पहले तो हम सी डैश सपोज किए थे, इसको सी डबल डैश कह दिया हमने। तो 1 माइक्रोफैरड प्लस कितना 5 माइक्रोफैरड इज इक्वल टू 6 माइक्रोफैरड हो जाता है। ये 6 और ये 6 को अगर इक्विवेलेंट हम कह दिया, क्या चीज यहाँ पे सी कह दिया है, लेकिन किस क्रम में है होंगे वो दोनों। अगर इनकी और इनकी बात करें तो ये दोनों किस क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। तो 1/c इज इक्वल टू लिखिएगा 1/6 प्लस 1/6 इज इक्वल टू 2/6, ये हो जाएगा 1/3 इज इक्वल टू 1/3। तो c इज इक्वल टू लिखेंगे तो 3 माइक्रोफैरड यहाँ का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमको क्या करना है, श्रेणी और समांतर क्रम संयोजनों को पहचानना है और पहचान करके उसको उसी तरीके से उसी के फॉर्मूले को यूज करते हुए सॉल्व कर देना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ a और b आपका बिल्कुल बना हुआ है और a और b के बीच में हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वैल्यू चाहिए। आप इधर से ध्यान से देखें, ये दोनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में आपको दिख रहे होंगे। अगर हमने इसका नाम रख दिया C1 और इसका नाम रख दिया C2 और इसका नाम रख दिया C3, तो यहाँ मिलेगा C1 तथा C2 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो इसके लिए इसकी का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो क्या लिखेंगे 1/c डैश इज इक्वल टू, अगर इनको जोड़ देने के बाद से c डैश इनका इक्विवेलेंट होता है तब के लिए 1/c1 प्लस 1/c2। तो 1/c1 की वैल्यू कितना है 6 माइक्रोफैरड है, प्लस c2 की वैल्यू कितना 1/3 हो जाएगा। इसको आप एलसीएम लेते हैं तो 6 मिलेगा, 1 प्लस 2 हो जाएगा यानी 6। तो इसको कैंसिल कर देंगे तो 1/3 मिल जाएगा, 3 2 जा 6 होता है, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो c डैश की वैल्यू या 1/c डैश है, ये जब उल्टा करेंगे तो c डैश इज इक्वल टू कितना 2 माइक्रोफैरड आ जाता है। यानी अब ये दोनों एक हो गए, अब इकट्ठा हो गए हैं। इसको इस तरीके से आप ऐड कर दीजिए बिल्कुल। अब ये कितना 2 माइक्रोफैरड का एक धारिता हो गया, संधारित्र हो गया। अब 2 माइक्रोफैरड और ये 2 माइक्रो, क्योंकि हमको ए और बी के बीच में बताना है, 2 माइक्रोफैरड और ये 2 माइक्रोफैरड किस क्रम में आ जाते हैं, समांतर क्रम में आ जाते हैं। तो समांतर क्रम के लिए अगर वो C हो यहाँ का इक्विवेलेंट, तो ये C3 प्लस क्या चीज लिखेंगे C डैश, C3 की वैल्यू 2 है प्लस ये भी 2 इज इक्वल टू 4 माइक्रोफैरड आपका क्या होगा यहाँ का आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमने सेकंड क्वेश्चन को भी क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में आप देख सकते हैं सबसे पहले ऊपर कितनी माइक्रोफैरड का लगा हुआ है, संधारित्र 100 माइक्रोफैरड का है। ये 100 माइक्रोफैरड, ये 200 माइक्रोफैरड, ये भी 200 माइक्रोफैरड और ये कितने का 100 माइक्रोफैरड का संधारित्र लगा हुआ है। इनको क्या करना है, हमको सिंप्लीफाई करना है, आंसर बताना है कितना इक्विवेलेंट यहाँ का धारिता आता है। तो चलिए देखते हैं कैसे पहचानेंगे। ये अंदर अंदर देखा जाए किस क्रम में है, समांतर क्रम में। पहले इन्हीं को ऐड कर देते हैं और यहाँ समझ लीजिए वायर को पकड़ के इसे सीधा कर देते हैं। तो फिगर को समझने के लिए इन सब चीज़ों को हमको क्या करना पड़ता है, बिल्कुल कार्य करना पड़ता है। तो चलिए इसको हमने अलग कर दिया, ये हमारा हो गया कौन, ये इधर ऐसे आएगा तो बी आएगा ना इधर, तो बी हो गया। और चलिए दूसरा पॉइंट हम ले लेते हैं। अगर ये इस तरह आता है तो ये डायग्राम ऐसे बनना शुरू हो जाएगा, ये हो जाता है और यहाँ का ये पॉइंट और फिर ये यहाँ का 100 माइक्रोफैरड और इसको हमने कनेक्ट कर दिया और यहीं से इसको भी हमने सीधा कर दिया, ये आपका क्या हो जाता है, ए हो जाता है। यानी इस डायग्राम को हमने खोल दिया, बिल्कुल खोल देने के बाद से ये 100 माइक्रोफैरड यहाँ आ गया और ये 100 माइक्रोफैरड पहले से ही वही था। ये कौन कौन है, 200 वाले हैं, 200 माइक्रोफैरड, ये भी क्या है 200 माइक्रोफैरड। अब ये 200 माइक्रोफैरड का नामकरण कर देते हैं। C1 हो गया, C2 हो गया, C3 हो गया और ये C4 हो गया। तो बात कर लें फिर से, C1 तथा C2 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो इनको ऐड कर दीजिए, 1/c डैश इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। तो 1/200 लिखेंगे प्लस 1/200 लिखेंगे इज इक्वल टू 2/200 लिखेंगे और इसको कैंसिल कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 100। तो 1/100 यानी C डैश इज इक्वल टू मिल जाएगा 100 माइक्रोफैरड। फिर से एक बार, यानी ये दोनों जब ऐड हो जाएंगे, अब दोनों ये इकट्ठा हो गए। तो इकट्ठा हो जाने के बाद इनको इस तरीके से कर दीजिए, ये तो अब ऐड हो गए। ये 100 माइक्रोफैरड, ये भी कितना का है, अब ये 100 माइक्रोफैरड का हो
गया, ये कितना हो गया C डैश हो गया। अभी C डैश और C3 को आप देखें तो किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो चलिए इनको डैश ऐड कर देते हैं, C डैश तथा कौन है भाई यहाँ का C3 है, किस क्रम में है, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में है। तो चलिए इनको ऐड करते हैं। तो समांतर क्रम में अगर इनका इक्विवेलेंट कितना C डबल डैश हो जाता है तो C डैश प्लस C3 इज इक्वल टू लिखेंगे यहाँ C डैश यानी 100 प्लस 100 कितना हो गया, ये 200 माइक्रोफैरेड। यानी ये सब अब ये दोनों अब पूरा ऐड हो जा करके कितने हो गए, 200 माइक्रोफैरेड हो गए। तो चलिए इनको फिर से हम क्लीन करते हैं और वहीं पर एक और संधारित्र लगा देते हैं, कितनी माइक्रोफैरेड वाला जुड़ गया। अब तो ये कितने माइक्रोफैरेड का हो गया, ये 200 माइक्रोफैरेड का हो गया। अब ए और बी के बीच में हमको बताना ये कितना है, C डबल डैश वाला है। C डबल डैश और C4 की बात कर लें, लिखें C डबल डैश तथा कौन है C4 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो लिख दीजिए श्रेणी क्रम में यानी में है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगर ये श्रेणी क्रम में है तो इनको श्रेणी क्रम वाले फार्मूले पर ऐड करेंगे हम। तो ऐड करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर से थोड़ा सा क्लीन कर देंगे, तब इसको क्या कर पाएंगे, हम सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए कर देते हैं। क्या क्या है, 1/C। अब तो हम इक्विवेलेंट की तरफ पहुंच रहे हैं, तो 1/C लिख दीजिएगा और 1/C4 लिख दीजिएगा प्लस 1/C डबल डैश कर दीजिएगा। C4 की वैल्यू कितना 100 है, फिर प्लस C डबल डैश की वैल्यू 1/200 हो गया। ये तो एलसीएम की बात करेंगे 200 हो जाएगा। तो इसको डिवाइड करेंगे 100 से 200 को, तो कितना 2 + 1 यानी 3/200 हो गया। अभी इज इक्वल टू यानी ये 1/C है, जब C इज इक्वल टू लिखा जाएगा तो 200/3 माइक्रोफैरेड आपका आंसर होगा। इस तरीके से हमने क्या किया, थर्ड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन अगर आप देखें तो वहां पे थोड़ा सा अलग तरीके का ये क्वेश्चन है। ये देखने में तो अजीब सा लग रहा है, बट वो है किस क्रम में, आपका समांतर क्रम में यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। बस पहचानना है कैसे वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। जो पहचान लिया वो कर लिया, जो नहीं पहचाना वो नहीं कर पाएगा। देखिएगा ध्यान से, ये आपका पहला वायर है, इस वायर से आपका पहला प्लेट इस संधारित्र का जुड़ा हुआ है और इसी वायर से एक और वायर इधर गया हुआ है। देख सकते हैं किस रास्ते से, यहाँ आया और यहाँ से ये इस प्लेट से जुड़ गया और इस प्लेट से जुड़ गया। यानी अगर ये पहला प्लेट इस पहले संधारित्र का हुआ तो ये पहला प्लेट दूसरे संधारित्र का हुआ और ये पहला प्लेट तीसरे संधारित्र का हुआ। एक साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं। अब जो बच गया उसको देखिए आप, यहाँ से देखेंगे ये आपका दूसरा प्लेट हो गया यहाँ से इतना, और ये आपका दूसरा प्लेट हो जाता है और इधर से भी दूसरा प्लेट हो जाता है। यानी यहाँ देखने से क्या लग रहा है, तीनों संधारित्र का पहला प्लेट एक साथ जुड़ा हुआ है, दूसरा प्लेट एक साथ जुड़ा हुआ है। तो क्या ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। अगर आप यहाँ से वायर को पकड़ कैसे खींच दीजिए तो भी वो दिख जा रहा है किस क्रम में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर इसका नाम C1 C2 और ये कौन C3 रख देते हैं हम, तो 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस पैरेलल का तो सीधे सीधे होता है फॉर्मूला, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा। C1 की वैल्यू कितना है 3 है, 4 ये हो जाएगा और ये यहाँ का 5 हो गया। तो ये कितना हो जाता है 12 माइक्रोफैरेड आपका आंसर हो जाएगा। C इज इक्वल टू, इस तरीके से ये बहुत ही सिंपल है, बट फिगर आपको ध्यान रखना किस तरीके से ये पता चल रहा है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 और ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो दोनों की दोनों एक ही जैसे हैं, एकदम हूबहू। बस एक में आपको एक एक्यूरेट कोई कैपेसिटेंस वैल्यू दे रखा है, एक में इस तरह नहीं दे रखा है। पर इन दोनों क्वेश्चन को करने से पहले हमारे पास एक फार्मूला है, उस फार्मूले या उस रूल को समझना बहुत ही जरूरी है। देख लीजिए, अगर वो इस तरीके से कोई भी कैपेसिटेंस को इस डायग्राम पे बना के बताया गया हो आपको, तो ये व्हीटस्टोन सेतु के अंतर्गत आता है। ये हमको पढ़ना है, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस में मिलेगा, वैद्युत चालन एक चैप्टर है, वहाँ पे ये टॉपिक मिलता है पढ़ने को। लेकिन वहाँ वो किसके लिए है, रेजिस्टेंस के लिए है, और उसी रेजिस्टेंस को हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर में भी अप्लाई करेंगे। इस तरीके से 2 पॉइंट है। अभी यहाँ पे क्या है, एक कैपेसिटेंस और लगा दिया जाता है। अब बात करते हैं व्हीटस्टोन सेतु कैसे ये वर्क करेगा। आपको पहचानना क्या है, देख लें। अगर पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे तब 5 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें तो ये जो लगा हुआ ना, इसका कोई रोल नहीं है। व्हीटस्टोन सेतु कहता है
अगर यहाँ का धारिता और यहाँ का धारिता दोनों सेम रेशियो में, यानी इतना अपान इतना की आप बात कर लें, अगर ये 2 और ये 3 यानी 2/3 है, और ये भी आपका 4 और ये 6, इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये भी कितना 2/3 हो जाता है। ये रेशियो अगर इक्वल हो गया, अनुपात बराबर हो गया, तो इसका मतलब कुछ नहीं, ये फालतू लगा हुआ उधर, तो इक्विवेलेंट में इसका कोई रोल नहीं होगा। यानी उस धारिता को जब इक्विवेलेंट के फॉर्म में निकालेंगे, तुल्य धारिता निकालेंगे, तो इसका कोई मतलब नहीं होगा। ठीक, यानी हम यहाँ जो कह रहे हैं 2 माइक्रोफैरड किसी काम का नहीं लगा हुआ है, तो हाँ बिल्कुल ये समझ लीजिए वो है ही नहीं। जब है ही नहीं, कैसे हम पता कर रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पे इस वायर से इस तरीके से 2 माइक्रोफैरड, यहाँ पे आके 2 माइक्रोफैरड, इस तरीके से है कि नहीं, बस देखने में डायग्राम अलग है, लेकिन वायर को देखिए आप ध्यान से, इस वायर से एक संधारित, इस वायर से भी एक संधारित, यहीं से निकला, इससे भी एक संधारित, इससे भी एक संधारित, बीच में एक संधारित है, बीच में हाँ है एक संधारित, और फिर दोनों वायर जो यहाँ से अलग हुआ उसमें भी 2 संधारित लगे हुए हैं। तो अगर इतना अपान इतना यानी 2/2 की बात करेंगे तो 1, ऐसे भी 2/2 की बात करेंगे तो 1, तो इस तरीके से इनका रेशियो इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर रेशियो इक्वल है तो बीच वाले संधारित्र का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, तो उसको भूल करके ही सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अगर बात कर लें व्हीटस्टोन सेतु का, तो हमने बोल दिया कि नेक्स्ट चैप्टर में आपको ये मिलेगा वैद्युत चालन के लिए, वहाँ पे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें आएंगी बात करने के लिए, तो वहाँ उसको सिंप्लीफाई किया जाएगा। फिलहाल बस आपको इतना याद रखना कि ये व्हीटस्टोन सेतु के प्रिंसिपल पर वर्क कर रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की हमने बात किया था। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे, इसका मतलब जब कुछ भी नहीं है जिसको आप क्लीन हम कर दे रहे हैं। चलिए जब ये है ही नहीं तो है ही नहीं, बिल्कुल गायब हो गया। अब आप अगर देखें तो ये दोनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में, ये भी किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला, अगर इसका नाम हमने रख दिया C1 C2 C3 और ये कौन हो गया C4, तो C1 C2 यहाँ पे देखें C1 तथा C2 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अगर श्रेणी क्रम में है तो 1/C डैश इज इक्वल टू क्या लिख पाएंगे, 1/C1 प्लस 1/C2, तो 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैरड, ये हो जाता है। अभी यहाँ पे C डैश इज इक्वल टू आपको मिलेगा 1 माइक्रोफैरड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर बात कर लें C3 और C4, तो ये भी उतना ही होगा। C3 तथा C4 किस क्रम में है, कि यहाँ पर श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो यहाँ पे फिर से इनको ऐड अगर हम कर लें तो 1/C डबल डैश इज इक्वल टू 1/C3 प्लस 1/C4, यहाँ C4 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1 आएगा, यानी C डबल डैश इज इक्वल टू भी 1 माइक्रोफैरड आ जाता है। तो चलिए अब इन दोनों को हम क्लीन करके यहाँ पे केवल एक कैपेसिटेंस लगा देते हैं, क्योंकि अब तो दोनों जुड़ गया, दोनों जुड़ करके इकट्ठा हो गया, तो इकट्ठा हो गया तो इनको ऐड कर दीजिए बिल्कुल एक साथ। यहाँ पे आपका एक संधारित्र ऊपर लग जाता है, एक संधारित्र नीचे लग जाता है। अब अगर दोनों को आप देखें तो किस क्रम में, देखिए पहला प्लेट आके जुड़ा हुआ, पहला प्लेट आके जुड़ा हुआ, दूसरा प्लेट, यानी किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में है तो इनको सीधे सीधे आप ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा ये C इज इक्वल टू C डैश प्लस C डबल डैश इज इक्वल टू, यानी 1 + 1 इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड हो जाएगा यहाँ का आंसर। ठीक, तो अभी तक तो ये तो डिफिकल्ट था सॉल्व करना, लेकिन अब आप समझ गए होंगे किस तरीके से, बहुत ही सिंपल सा था। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लें, जो अभी भी क्या है, एक अपने आप में थोड़ा सा अलग टॉपिक है। अगर देखें तो व्हीटस्टोन से तो यहाँ पे भी वर्क कर रहा है, ध्यान से देखा जाए तो वो पोर्शन इसमें भी छिपा हुआ है, बस समझने की बात है। देखिए फिगर को ध्यान से, यहाँ से ले करके ये आपका पूरा पोर्शन, इतना पोर्शन देखेंगे, यहाँ पे 4 संधारित्र लगे हुए हैं, किनारे किनारे से एक बीच में है, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे यहाँ पे अभी था। तो इन चारों में आप देखें तो यहाँ पे क्या, ये बीच वाला है और ये दोनों किनारे किनारे से हैं, ऐसे ये दोनों किनारे किनारे से, ये बीच वाला है, ये भी C/C है, ये भी C/C है। यानी यहाँ पे कहने का मतलब क्या हुआ, इस संधारित्र का जो बीच में लगा है उसका कोई मतलब नहीं है। जब इसका कोई मतलब नहीं है तो ये यहाँ कर क्या रहा है, छोड़ दीजिए, हटा दीजिए इसको। अब बताइए अगर इनको आप ऐड करना चाहते हैं तो बिल्कुल इसी तरीके से ये सिंपल सा चीज़ आ जाएगा आपके सामने। तो चलिए इसको ऐड कर देते हैं, कैसे है वो ऐड होने के लिए।
यहाँ देखेंगे ये दोनों किस क्रम में आपको मिल जाते हैं, पहला प्लेट और यहाँ का पहला प्लेट इस तरीके से आके जुड़ा हुआ है। ठीक, इसका यहाँ से देखें दूसरा प्लेट आके जुड़ा हुआ, इधर से भी ये जाके पहले प्लेट से जुड़ा हुआ है। यहाँ आप अगर इसी डायग्राम को इस तरीके से बना लें, अब आपके लिए बिल्कुल ये आसान हो जाएगा। कैसे, समांतर क्रम से उसका व्हीटस्टोन सेतु की जब बात करते हैं तो हमारे पास ये डायग्राम तुरंत आ जाना चाहिए सामने। चलिए इसको हमने बना दिया, ये हो जाता है यहाँ से इस तरीके से। यह थोड़ा सा टेढ़ा हो जा रहा है बट कोई बात नहीं। यहाँ पे एक संधारित्र और लगा हुआ कितने का है, 2C का है। इसको हमने किनारे कर दिया, ये B पॉइंट हो गया, और एक किनारे इसको कर दिया हमने A पॉइंट हो गया। ये भी C का है, ये भी C का, ये C और ये C का। देख ठीक, इसी को हमने क्या कर दिया, इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया। ये देख रहे होंगे किस क्रम में है, ये भी देख रहे होंगे किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में, फिर समांतर में ऐड कर देंगे, सीधे सीधे रिजल्ट आ जाएगा। इसका नाम रख दिया C1, इसका नाम रख दिया C2, इसका C3, और ये कौन है, C4 है। तो लिख दिया जाए यहाँ पर कौन, C1 तथा C2 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में है तो 1/c डैश इज इक्वल टू लिखेंगे 1/c प्लस 1/c, डायरेक्ट कर रहे हैं हम, ये 2/c और c डैश इज इक्वल टू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये c/2 हो जाएगा। सिमिलरली C3 और C4 की बात कर लें, C3 तथा C4 ये भी एक ही तरीके से है, तो 1/c डबल डैश इज इक्वल टू लिख दिया जाए तो 1/c प्लस 1/c इज इक्वल टू 2/c, यानी c डबल डैश इज इक्वल टू c/2 मिल जाएगा। अब हमको इन दोनों को हमने क्या कर लिया, ऐड कर लिया। अब इनको अलग अलग क्यों बार बार लिखें, हम एक ही बार हम समझें। तो चलिए इसको हमने ऐड कर दिया, यहाँ का भी एक संधारित्र हो जाता है ये जुड़ करके। अब बात करनी है केवल और केवल इनकी और इनकी। ये कितना है आप देख सकते हैं, c/2 निकाला हमने, c/2, ये भी कितना है, c/2। इन दोनों को बस एक बार समांतर क्रम है तो जोड़ दीजिए, लिख दिया जाए c कौन है, c डैश तथा c डबल डैश किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम के लिए लिख दिया जाए समांतर क्रम में है। ठीक है, तो अगर इनको हम ऐड कर दें तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे इक्विवेलेंट अभी ना लिख करके C ट्रिपल डैश लिख देते हैं हम, क्योंकि अभी इसके साथ भी ऐड करना है। तो जो ही इसको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, c/2 प्लस c/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2c/2 इज इक्वल टू C हो गया, यानी C ट्रिपल डैश। अब ये दोनों ऐड होकर के केवल एक ही संधारित्र में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी धारिता कुल कितनी है देख सकते हैं, सॉल्व किया गया, कितना मिला है, C मिला है। तो चलिए C लिख दीजिए। ठीक, अब C और 2C को देखिए किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो लिख दिया जाए C तथा C 2C तथा कौन है 2C किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो इनको ऐड कर दीजिए, 1/c ट्रिपल डैश हो चुका था अपना, यहाँ पे नाम रख देते C4 टाइम्स डैश हो गया। अभी तक C3 टाइम डैश हुआ था, अब C4 टाइम डैश। तो यहाँ पे लिख दिया जाए क्या है ये 1/c श्रेणी क्रम में, तो 1/c प्लस 1/2c लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। एलसीएम लिया जाए तो 2c मिलेगा, और c से 2c को डिवाइड करेंगे तो 2 मिलेगा, तो ऊपर 2 प्लस 1 हो जाएगा, यानी 3/2c। ये क्या है 1/c 4 टाइम डैश, और जब C4 टाइम डैश की बात कर ली जाए तो 2c/ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यही आपका क्या होगा, एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। अगर ये माइक्रोफैरड में होगा तो ये माइक्रोफैरड के फॉर्म में आंसर हो जाएगा। यानी इस तरीके से हमने क्या किया, इन सभी क्वेश्चन को बड़े आराम से और अच्छे तरीके से सभी को सॉल्व कर दिया। तो बिल्कुल आप भी क्या कर सकते हो, एक्सरसाइज को उठाओ और एक्सरसाइज में जितने भी अलग अलग तरीके के क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करो और सॉल्व करो, आंसर से कंपेयर करो, बस सिंपल आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही कुछ नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, बाय बाय।